अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफ़ैल है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीप लर्निंग को नया सीख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर डीप लर्निंग का पूरा कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विद इन दिस वीडियो। आप देखने वाले हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से, उनके नाम कौन से हैं, हिडन लेयर के अंदर कौन सा हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना है, आउटपुट लेयर के अंदर हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना है, एंड हाउ टू चूज़ द बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन फॉर योर एनालिसिस। आइदर वो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर है, या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर है। फिर एंड पे हम देखने वाले हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस की कोडिंग किस तरीके से करनी है विद इन पाइथन, यानी कि हर एक एक्टिवेशन फंक्शन को खुद से कैसे डिफाइन करना है। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी। तो इस क्रैश कोर्स में आप देखने वाले हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज के। व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शंस, टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क, most widely used activation functions, and how to choose an activation function for our analysis. At the end, coding activation functions in Python. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिट बैक, रिलैक्स और अच्छे तरीके से इन्हें सुने और साथ में अपनी नोटबुक के ऊपर सारी चीज़ें लिखते जाएं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं। बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस आर द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का एक, आप ये कह लें कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, जिसके अंदर हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक्टिवेशन फंक्शन होता है। और वी कैन डिफाइन इट एज एन एक्टिवेशन फंक्शन इन ए न्यूरल नेटवर्क डिफाइंस हाउ द वेटेड सम ऑफ द इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आउटपुट फ्रॉम ए नोड और नोड्स इन ए लेयर ऑफ द नेटवर्क। ये तो अंग्रेज ने बात कर दी, चलें अब बाबा जी के तरीके से आपको बताते हैं। आपको पता है बेसिकली कि ये इनपुट लेयर होती है हमारी पहली, x1, x2 एंड x3 जैसे यहाँ पे आ रही है, और ये वेटेड सम इनके मिला के एक न्यूरॉन या नोड के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। उसके अंदर 22 ऐड की जाती है, वेटेड सम के बाद 22, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया। एंड देन इसके अंदर हम एक्टिवेशन फंक्शन इसके ऊपर लगाते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलती है। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट लेयर के दरमियान में एक नोड होना, एक या एक से ज़्यादा नोड, हिडन लेयर हो या ज़्यादा हो। अगर एक नोड है तो उसके अंदर सम वेटेड सम ऑफ ऑल द इनपुट्स, उनको सभी को जमा करके, मतलब x1 w1 को जमा किया, x2 w2 को, x3 w3 को जमा करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर 22 ऐड करके उसके ऊपर जब एक्टिवेशन फंक्शन लगता है तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है जी। तो एक्टिवेशन फंक्शन को और आगे चलते देखते हैं हम कि क्या क्या होते हैं ये। समटाइम्स हम इन्हें ट्रांसफर फंक्शन भी कह देते हैं। ठीक है। इफ द आउटपुट रेंजेस ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन इज लिमिटेड देन इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्क्वैशिंग फंक्शन। ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन या स्क्वैशिंग फंक्शन। स्क्वैशिंग फंक्शन क्या है? अगर आउटपुट रेंज एक्टिवेशन फंक्शन की बहुत लिमिटेड हो। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। एंड देन मैनी एक्टिवेशन फंक्शंस आर नॉन लीनियर एंड मे बी रेफर टू द नॉन लीनियरिटी इन द लेयर और द नेटवर्क डिज़ाइन। तो यहाँ से आगे नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो जाती है। लीनियर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सारी इनपुट दी, इनका वेटेड सम दिया, देन यू हैव एन इक्वेशन जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने ये पढ़ा था, जिसका लिंक ऊपर यहाँ पे साइड बॉक्स में आ रहा होगा या आई बटन ऊपर जो है उसके अंदर आ रहा होगा। तो क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर लीनियर इक्वेशन आपके पास आ जाती है, उसमें 22 ऐड करने के बाद, देन आप उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन ना लगाएं तो वो लीनियर है। जब एक्टिवेशन फंक्शन लग जाता है तो ये नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है आउटपुट। ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शंस हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और मशहूर ज़माना एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं। वैसे तो बेबहा एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले बताने वाला हूँ। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उन टाइप्स को हम बारी बारी देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है,
स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है जिससे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी देखा था, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर भी नज़र आ जाएगा। एंड देन 10H एक्टिवेशन फंक्शन है, ये न्यू वाला है, हमने नहीं देखा अभी तक। रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन है एंड सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है। ये 6 ऐसी टाइप हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली पढ़ी जाती हैं बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर। वैसे तो और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो हैं सिग्मॉइड, 10H, रेल्यू एंड सॉफ्ट मैक्स। हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने इन सभी को यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज़ करना है। क्यों से मुराद, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर को नॉन लीनियर में कन्वर्ट करता है। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एक्टिवेशन फंक्शन जो यहाँ पे आपने लगाया है इसको रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बचेगा आउटपुट में, ये वाली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, इन सभी को हमने जमा करके यहाँ पे ले लिया। सो द सेम थिंग अप्लाइज कि हमें एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए क्यों। सिंपली बहुत ज़्यादा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और वो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा है। हमें शेप का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि वो लीनियर है, हमें ये नहीं पता कि वो सिंपल है या स्ट्रक्चर्ड है। बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाती है तस्वीरें, डिफरेंट किस्म की स्पीच रिकग्निशन, ऑडियो, इस तरह की सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं। सो क्या होता है, हमारे पास जो डेटा है ना उसकी एक डिफाइन लाइन नहीं है कि कौन सा डेटा यूज़फुल होगा, कौन सा नॉन यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीच रिकग्निशन की बात करें, आप उसमें से बता ही नहीं सकते कि इसमें से कितने अल्फाज जो हैं वो यूज़फुल है और कितने नहीं हैं। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा तस्वीरों को देखते हैं तो आप नहीं बता सकते कि उनमें से कितनी तस्वीरें हमारे लिए यूज़फुल हैं और कितनी नहीं। एट द एंड कम्प्लेक्स डेटा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और वह डेटा बहुत ज़्यादा नॉइजी भी होता है, ठीक है। तो जब हम सिंपल लीनियर इक्वेशन का मॉडल लगाएंगे तो एक्टिवेशन फंक्शन को हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है हमें डील करने के लिए ये सारा जो जितना भी हमारा ख़राब डेटा आ रहा है हमारे पास रियल लाइफ का, ठीक है। अगर हम खुद से एग्जांपल बनाएं, जैसे कश्ती का डेटा सेट हो गया टाइटैनिक वाला, जैसे कार्स का डेटा सेट हो गया, एम्प्टी कार्स का डेटा सेट हो गया, आइरिस का डेटा सेट हो गया, वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। लेकिन रियल लाइफ में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे डेटा सेट कि आप सिंपली आपको सारे डेटे का पता है। जैसे जोलैंडो का एमनिस्ट का डेटा सेट हमने देखा था। सो फॉर द रीज़न हमें एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं बेसिकली दैट डिटरमिन्स द आउटपुट ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क मॉडल, ठीक है। आउटपुट हमें देती हैं, दे हेल्प द नेटवर्क टू यूज़ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सप्रेस द नॉइज़। नॉइज़ क्या है कि जितना ख़राब डेटा है उसको सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन हमें एट द एंड नॉन लीनियर मॉडल बना के क्लासिफिकेशन या इक्वेशन में हमें कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सी कि वो क्या चीज़ें हैं। In a neural network, activation functions are utilized to bring non-linearities into the decision border. Decision border क्या है? क्या ये बिल्ली की तस्वीर है या एक कुत्ते की तस्वीर है, ठीक है। ये एक decision border है, yes or no, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में चले जाएं तो। And the goal of introducing non-linearities in data is to stimulate a real world situation. क्या होता है जब non-linear डेटा होता है ना, non-linear का मतलब है कि कुछ भी कहीं से भी उठ के आ जाए। फॉर एग्जांपल बिल्ली की तस्वीर और कुत्ते की तस्वीर या शूज़ की तस्वीर और टी शर्ट की तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो नॉन लीनियरिटीज़ क्या होती हैं कि एक जैसा पैटर्न ना हो 2-3 चीज़ों का या 4-5 चीज़ों का। तो इस वजह से एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमें हेल्प आउट करते हैं। ऑलमोस्ट मच ऑफ द डेटा वी डील विद इन रियल लाइफ इज़ नॉन लीनियर। दिस इज़ व्हाट मेक्स न्यूरल नेटवर्क सो इफ़ेक्टिव। अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसके पीछे क्या चीज़ है जी, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन ही हमें बताता है कि रियल लाइफ के डेटा को किस तरीके से हमने डील करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। लेट्स सी कि कहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि वेयर एग्जैक्टली एक्टिवेशन फंक्शंस आर यूज्ड इन द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब देखें कि ये हमारी इनपुट लेयर है, ठीक है, जिसकी x1 वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट वैल्यू 2, वेरिएबल 2 x2 इसे हमने बोल दिया। और इसी तरह चलते जाएं तो x वेरिएबल m, मतलब आपकी इन्फिनिट नंबर, कोई भी आप नंबर ले लें, ठीक हो गया। देन उनके वेट्स, ठीक है, सभी के उनको जमा करने के बाद यहाँ पे कुछ न्यूरॉन के अंदर होता है एंड देन आउटपुट वैल्यू आती है।
और ये कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है, कैटेगोरिकल भी हो सकती है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस क्या है, जैसे प्राइस इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। बाइनरी क्या है, येस और नो। कैटेगोरिकल कि ये बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, कुछ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 किस्म की हमारे पास आउटपुट लेयर्स हो सकती हैं। अ सिंपल मॉडल ऑफ न्यूरॉन कॉमनली नोन एज परसेप्ट्रॉन, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनपुट लेयर, न्यूरॉन एंड व्हाट, राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब यहां पे हमने ये वाली चीज तो देख ली, ठीक है। अब आगे हमने क्या देखना है, आपने अगर कमेंट सेक्शन में पिछली बात का जवाब नहीं लिखा तो अभी लिख दें प्लीज, मैं आपको 3-4 सेकंड का टाइम देता हूं। होपफुली आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब यहाँ पे देखें, वी हैव एन इनपुट एज x1, x2 एंड x3, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल अप अंटिल xm एंड द वेट्स एसोसिएटेड विद दोज इनपुट्स आर दिस वन। अब होता क्या है, सबसे पहले वी फर्स्ट कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ द इनपुट। कैसे, ये एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन है कि सभी के सभी को, मतलब वेट को इनपुट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इन सभी इनपुट्स का आपने सम ले लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को आपस में जमा कर देना है, मतलब x1 मल्टीप्लाइड बाई w1, ठीक है, और इसके अंदर आपने प्लस करना है x2 मल्टीप्लाइड बाई w2, और जितने भी आपके पास इनपुट की वैल्यूज हैं उनको आपने जमा कर देना। ठीक हो गया जी। अब देन एक्टिवेशन फंक्शन इज अप्लाइड एज, इस पूरी इनपुट पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर बाइसनेस भी हमने ऐड करनी है, वो आप लिख लीजिएगा। तो इसके ऊपर फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, जिसके बाद क्या होता है जी, द कैलकुलेटेड वैल्यू इज देन पास टू द नेक्स्ट लेयर इफ प्रेजेंट। अगर पहली लेयर एक ही है और दूसरी आउटपुट है तो इससे आगे आउटपुट में चला जाएगा। अगर एक हिडन लेयर के बाद दूसरी लेयर है तो इस लेयर का ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू है वो दूसरी में चली जाएगी, फिर उस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, अनटिल वी रीच एट द लेवल ऑफ आउटपुट वैल्यू। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब यहां पे देखें कि ये सारा कुछ जो है वो सिंपल जो नोड है ना हिडन लेयर्स के अंदर, उनके अंदर होता है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन वहाँ पे लगता है बेसिकली, और आउटपुट लेयर के अंदर भी लगता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन ठीक है और कौन सा नहीं, उसको देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम इन वैल्यूज़ के अंदर से एक्टिवेशन फंक्शन निकाल दें, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली हमारे पास द आउटपुट जो हमारे पास बचेगा वो सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो मैंने आपको पहले बताया। तो अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई ना करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बचेगी जिसके अंदर हमारे पास वेटेड सम ऑफ ईच इनपुट होगा, ठीक है। वेट और इनपुट को मल्टीप्लाई करने के बाद वेटेड सम ऑफ द इनपुट होगा, देन उसके अंदर बाइसनेस होगी जो हमें सिंपल लीनियर इक्वेशन देती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन से हमारे पास बेसिकली रियल लाइफ डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो आप देखें कि जब हमारे पास रियल लाइफ डेटा है वो नॉन लीनियर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बार बार बताया, ठीक है। मैं क्यों इस चीज़ पे एम्फोसिस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक्टिवेशन फंक्शन का मेन मकसद समझ आना चाहिए। एंड देन हियर एक्टिवेशन फंक्शंस हेल्प अस टू बिल्ड दैट, क्या बिल्ड करने के लिए, नॉन लीनियर इक्वेशन के बाद हमें आउटपुट देने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन हेल्प करता है। तो आपको स्ट्रक्चर के बाद समझ आ गया कि हमारे पास इनपुट डेटा है, वेटेड सम उसका न्यूरल नेटवर्क कंट्रोल करता है, एंड देन एट द एंड उन सभी को जमा करने के बाद उसमें बाइसनेस ऐड करता है, फिर उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। और हर नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक जगह पे आपके पास समीशन होती है सारे वेटेड सम ऑफ इनपुट्स की प्लस बाइसनेस, और दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो ये 2 चीज़ें मिलके एक हिडन लेयर का नोड बनाती हैं और उसको फिर अगली लेयर में कन्वर्ट करती हैं, एंड देन आउटपुट लेयर के पास ये सारा कुछ जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले कि अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है तो जो मॉडल यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। मैंने पहले बताया सिंपल लीनियर इक्वेशन जो है उसके अंदर भी यही होता है, लेकिन नाउ वी विल सी कि ये सिंपल लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन वो फंक्शन जिसके अंदर आपकी एक्टिवेशन ना हो, मतलब ज़ीरो आपकी एक्टिवेशन फंक्शन हो। कैसे, द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ऑल्सो नोन एज नो एक्टिवेशन, मतलब कोई एक्टिवेशन ही नहीं हुई इसके अंदर, जो इनपुट थी उसी को आगे हमने प्रोपोर्शनली लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल
इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, ये नो एक्टिवेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड x बाय 1 होता है। कैसे, अभी देख लेते हैं। Activation is proportional to the input. The function doesn't do anything to the weighted sum of input. It simply spits out the value it was given as shown previously. कहाँ पे मैंने बताया था? यहाँ पे। क्या होता है? यहाँ पे इनपुट वेट्स दिए, सिंपली उसी को जमा करके हमारे पास वही कुछ हमें दे रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो यही चीज़ है कि एक्चुअली इट सिंपली स्पिट्स आउट द वैल्यू इट वाज गिवन एज शोन प्रीवियसली। ठीक है। अब होता क्या है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, जो इनपुट है उसी को मल्टीप्लाई करके आउटपुट हमारे पास आ रही है, कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है। अब लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जो है इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। It's not possible to use back propagation as the derivative of the function is a constant and has no relation to the input x. ठीक है, हम इसको बैक प्रोपिगेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द आउटपुट। अगर आउटपुट डिफरेंट हो पीछे इनपुट चेंज करने से, जिसको हम बैक प्रोपिगेशन के अंदर यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव क्या होते हैं उनको भी हम देखेंगे, तो उसको पीछे बैक प्रोपिगेशन के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। सिंपली आप ये कह लें कि जो वेटेड सम हम एक न्यूरल नेटवर्क प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट करता है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। All layers of the neural network will collapse into one if a linear activation function is used, no matter the number of layers in the neural network. The last layer will still be a linear function of the first layer. क्या मतलब कि पीछे जितनी मर्जी आप इनपुट ले लें, जितनी मर्जी हिडन लेयर्स लगा लें, एट द एंड आउटपुट क्या नहीं है आपके पास? एक सिंपल लीनियर इक्वेशन। आपकी आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो डबल लीनियर हो, मतलब मल्टी लीनियर इक्वेशन होगी या सिंगल लीनियर इक्वेशन होगी। तो वो क्या होता है, सिंपली आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में दे देती है। सो एसेंशली अ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन टर्न्स द न्यूरल नेटवर्क इनटू जस्ट वन लेयर। क्या होगा, आप जो मर्जी इनपुट देते जाएं यहाँ पे, ठीक है, एट द एंड आपके पास यही इक्वेशन आनी है। यहाँ पे x1 w1 w3 की जगह आप हज़ारों इनपुट्स भी दे दें, एट द एंड आपके पास क्या आना है, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ जानी, जिसे लीनियर रिग्रेशन के अंदर में हम यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? f of x इज इक्वल टू x। मतलब हमारे पास क्या है, x के ऊपर कोई फंक्शन लगाया इज इक्वल टू x आ गया, तो वो प्रोपोर्शनल है, वो जितना फंक्शन इसके साथ चलता जाएगा वो उतना आगे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया। अब नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से हैं? लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन तो वो है ना जो कोई भी इतनी चेंज नहीं करता और अनआइडेंटिफाइड रहता है। ठीक है। अब नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कौन से हैं? द लिमिटेड पावर ऑफ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, जिसे हम सिंपली अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी बोलते हैं। दिस डज नॉट अलाउ द मॉडल टू क्रिएट कम्प्लेक्स मैपिंग बिटवीन द नेटवर्क्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे जितनी मर्जी मैपिंग होती रहे, एट द एंड पट्टा ही बैठ जाता है उस चीज़ का, तो वो सिंपल लीनियर इक्वेशन में ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो होता क्या है कि जितना मर्जी आप पीछे काम करते रहे, एट द एंड आपको वो क्रेडिट नहीं मिलता आपके मॉडल को। सिंपल इज़ दैट। इसी वजह से नॉन लीनियर इक्वेशन मॉडल जो हैं या नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं उन्हें हम यूटिलाइज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी। नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन सॉल्व द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। क्या करते हैं जी वो? दे अलाउ बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन क्या होती है कि आंसर्स को मद्देनजर रखते हुए पीछे जाके वेटेड सम्स को या बाइसेस को चेंज करना, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया हुआ है। बिकॉज नाउ द डेरिवेटिव फंक्शन वुड बी रिलेटेड टू द इनपुट। ठीक है। अब डेरिवेटिव फंक्शन पिछले वाले में इनपुट के साथ नहीं था रिलेटेड, इसमें होगा। एंड इट्स पॉसिबल टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड विच वेट इन द इनपुट न्यूरॉन कैन प्रोवाइड ए बेटर प्रेडिक्शन। सिंपली क्या है जनाब कि अगर आपके पास आउटपुट डिफरेंट आ रही है तो आप बैक प्रोपेगेशन करते हैं, W1 की, W2 की, W3 की या W4 जहाँ जहाँ पे चेंज करनी है आपको नॉन लीनियर मॉडल बता देता है कि अच्छा भाई यहाँ पे चेंज कर लो, अच्छा भाई यहाँ पे चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन ऐड हो चुका है। ठीक है। तो अब आपको इन बातों की समझ आ रही होगी होपफुली। ठीक है। दे अलाउ द स्टैकिंग ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स एज द आउटपुट वुड बी ए नॉन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पार्ट्स थ्रू द मल्टीपल लेयर्स। क्या होता है जी, पिछले वाले में आपके पास जितनी मर्जी लेयर्स आप रख लें, एट द एंड क्या आ रही थी, एक सिंपल लीनियर मॉडल आ रहा था लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर आपके पास मल्टीपल लेयर्स आएंगी आउटपुट की। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बहुत सारी लेयर्स को या कम्प्लेक्स या मल्टीपल लेयर के मैपिंग को, स्टैकिंग को यूज़ कर सकते हैं। एनी आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल कंप्यूटेशन इन ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक हो गया। तो आउटपुट जो है वो एक्चुअली आपका सिंपल वो जो है कंप्यूटेशन का, फंक्शनल कंप्यूटेशन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने पिछली एमनिस्ट की एग्जांपल में 10
डिफरेंट मॉडल्स दिखाए थे, ठीक है। तो उन 10 डिफरेंट मॉडल्स के अंदर आपने क्या किया था, आपने उनको मल्टी क्लासीफाई किया था मल्टी लेयर क्लासिफिकेशन के अंदर। सो सिंपली वही चीज़ है यहाँ पे कि नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर आप क्या क्या करते हैं। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहला नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की एग्जांपल है बाइनरी स्टेप फंक्शन। बाइनरी स्टेप फंक्शन इज अ थ्रेशोल्ड बेस्ड एक्टिवेशन फंक्शन विच मीन्स आफ्टर सर्टन थ्रेशोल्ड न्यूरॉन इज एक्टिवेटेड, ठीक है। बिलो द सेड थ्रेशोल्ड न्यूरॉन इज डीएक्टिवेटेड। क्या है जी थ्रेशोल्ड? अगर इस लाइन के ऊपर कोई कोई पॉइंट आ रहे हैं तो वो सारे के सारे 1 हैं, अदरवाइज यहाँ से फौरन ड्रॉप आएगा नीचे और इसके पीछे 0 है। तो थ्रेशोल्ड हमारा लेवल क्या हुआ 0। मतलब ये कि 0 से नीचे सारे 0 हैं या 0 इंक्लूडिंग सारे 0 हैं, और 0 से ऊपर जितना पॉइंट जाएगा वो सारे 1 हैं। ठीक हो गया। अब होता क्या है, इन द ग्राफ हियर यू कैन सी द थ्रेशोल्ड इज 0। अब यहाँ पे होता क्या, बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ से इस थ्रेशोल्ड के आगे आगे जो है 0 के आगे आगे वो सारे 1 हैं और 0 से पीछे पीछे सारे 0 हैं, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शंस के अंदर पॉइंट्स हैं ये अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 1 या 0। तो इसका मतलब है कि इट कैन ओनली डील 2 क्लासिफिकेशन, जिसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। आइदर समथिंग हैपन्स और डजंट हैपन। मतलब ये तस्वीर बिल्ली की है या नहीं है, वो ये नहीं बताएगा कि ये कुत्ते की है। हाँ, अगर 2 ही डाटा सेट हो तो फिर बता सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी नाकामी मैं ये कहूँगा वो ये है कि जनाब ये जो बेचारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो ये भी 1 नहीं, लेकिन इनको क्यों इनमें से निकाला गया, इनको क्यों निकाला, यहाँ पे क्यों निकाला, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स को मेजर नहीं करता स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन। तो असल में ये बहुत बड़ी एरर है। होता क्या है, यहाँ से फ़ौरन नीचे गिर जाता है, ठीक है। चलता चलता इसकी हवा निकल जाती, नीचे गया, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि एक चीज़ काम करते 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 फ़ौरन डेड थ्रेशोल्ड पर गई और वहाँ पे 0 होगी, ठीक है। आप यही समझ लें कि जाते 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 नीचे गिरा और गया सिंपली, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व है, इसकी स्टीप है, मतलब 90 के एंगल के करीब करीब है। तो बाइनरी स्टेप फंक्शन की ये सबसे बड़ी खामी है। तो फिर अगर इसको रिजॉल्व करना है तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड है। अगर मैं कहूँ कि ये थोड़ा सा स्लॉपी होता तो मेरे ख्याल से काम ठीक था ना। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे रिसर्चर्स ने सोचा और उन्होंने देखा कि यहाँ से स्लोपी करेंगे तो क्या बनेगा। लेट्स सी टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। वहाँ से उन्होंने स्लोपी कर दिया, ठीक है। मतलब जितनी चेंज आ रही है उतनी चेंज को उस तरह स्लोप के साथ लेके जा रहे हैं और उसको सिग्मॉइड फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो ये क्या होता है, ये स्मूथ कर्व है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि 0 हुआ ऊपर गया एंड 1 हो गया, नहीं, ये अब स्मूथ कर्व है। मतलब यहाँ पे जो आएंगे वो पॉइंट समथिंग 0.6 0.7 0.8 इस तरह ऊपर जाते जाएंगे। तो 0 से 1 तक वैल्यूज़ रहती हैं। ये नहीं है जैसे पिछले में था 0 होगी और ये 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे 0 से 1 तक जाती हैं। दिस फंक्शंस टेक एनी रियल वैल्यू and input and output values in the range of 0 to 1, ठीक है। The larger the input more positive, the closer to the output value will be to 1, whereas the smaller more will be closer to 0। मतलब जितनी लार्जर होगी वो 1 के करीब होगी। मतलब 500 है किसी चीज़ की वैल्यू, तो वो 500 जो है वो 1 के करीब होगी। मतलब हाईएस्ट वैल्यू किसी की 5 है, तो अगर 250 है तो वो तकरीबन दरमियान में आएगी, और अगर वो तकरीबन 3 4 5 है तो वो 0 के करीब है, तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्लोजर टू 0 होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या है, सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो एग्जांपल है मैंने मशीन लर्निंग के कोर्स के अंदर पढ़ाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा कार्ड के अंदर, आई बटन के अंदर, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या है जी हमारी इनपुट, इक्वल टू क्या करना है हमने 1/1 प्लस ई जो है एक्सपोनेंट है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम इसकी वैल्यू जो है वो देख सकते हैं, इसको मैथमेटिकल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अक्सर प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली ई जो है वो लिखा होता है ई की पावर -x, ठीक है। तो वेयर ई इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट विच इज़ द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। इसको डिटेल में नहीं मैं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो एक्टिवेशन फंक्शन देखना है और उनकी इक्वेशंस देखनी है। इसको हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को कोडिंग के अंदर देखने वाले हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन इतना अच्छा फंक्शन है, मतलब स्टेप फंक्शन से तो अच्छा ही है, लेकिन क्यों ज़्यादा यूज़ होता है ये, क्योंकि इट कैन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी एज एन आउटपुट।
ठीक है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द रेंज ऑफ 0 and 1, सिग्मॉइड इज द राइट चॉइस बिकॉज इट्स एक्चुअली इसकी ये रेंज है. हम क्या कहते हैं, 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी बताते हैं, मतलब 0.01 एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, टोटल 100 प्रोबेबिलिटी है. जैसे मैं एक सिक्का उछालता हूँ तो उसके हेड्स आने के 50% चांसेस हैं जिसको हम 0.5 कहेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी टेल्स आने की भी 0.5 है. तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होती है, सभी प्रोबेबिलिटीज़ को मिला के हमारे पास टोटल 1 प्रोबेबिलिटी आती है. ठीक है, जैसे 50-50% मैंने आपको बता दी. तो ये असल में तो सिग्मॉइड की प्रोबेबिलिटी हुई ना, जो 0 से 1 तक रेंज हुई ना. तो इस वजह से जहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होना आता है वहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. बट रुको ज़रा, सब्र करो. क्योंकि इट नॉर्मलाइजेज द आउटपुट ऑफ ईच न्यूरॉन. क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है 0 से 1 की रेंज के अंदर. बट इट ऑल्सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड प्रोवाइड्स अ स्मूथ ग्रेडियंट. क्या होता है डिफरेंशिएबल, मतलब इसके डेरिवेटिव पीछे को आके आप यूज़ कर सकते हैं. इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि हमारा मेन मकसद अब देखना है कि फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनकी टाइप कैसे हैं और उनको कैसे यूटिलाइज करना है. ठीक है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इट प्रिवेंट्स द जंप इन आउटपुट वैल्यूज, प्रिवेंटिंग जंप्स इन आउटपुट वैल्यू. जंप क्या होता है, जैसे स्टेप फंक्शन में आते 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 फौरन नीचे गिर गया था, या चलते 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 फौरन ऊपर चला गया था. तो इसमें क्या होता है, स्मूथली नीचे आता है. जैसे यार आप लोग स्लाइड नहीं देखते, आप सोचें एक बंदा छत से 5वें फ्लोर से सीधी छलांग लगाता है, वो सीधा आगे नीचे गिरता है. एक बंदा वहीं से स्लाइड लेके आया तो वो स्मूथली नीचे आएगा. ठीक है, एक बिल्डिंग को आग लगी हुई है ना, सिंपली तो बिल्डिंग को आग लगी है तो आप ये तो नहीं कहेंगे छाल मार दे थले असी फड़ लांगे. ठीक है, अक्सर आपने क्या करना आता है, आपने सिंपली वहाँ से, आपने देखा होगा डेवलप कंट्रीज़ के अंदर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, वो ऊपर से एक स्लाइड बना देती हैं. जैसे आप प्लेन की एग्जांपल ले लें, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कभी ये तो नहीं ना हुआ कि प्लेन तो चलो भी बाहर निकल दे जाओ, छाला मारते जाओ, ऐसे तो नहीं ना होता. दे एक्चुअली पुट अ स्लाइड, तो आप उस स्लाइड से नीचे आते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फंक्शन. ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट जंप नहीं होते. क्यों नहीं होते, क्योंकि इसकी एस शेप की वजह से डायरेक्ट जंप नहीं होते. तो इसी वजह से इसकी जो खासियत है कि इसकी रेंज 0 से 1 है, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है. तो और सेकेंडली क्या है, ये डिफरेंशियल है. थर्ड, ये नॉर्मलाइज करता है. फोर्थ क्या है जी, जंप्स को बचाता है. लेकिन जारी बात है, अच्छा है तो इसमें कुछ खामियां भी हैं. हाउएवर सिग्मॉइड फंक्शन मेक्स ऑलमोस्ट नो चेंज इन द प्रेडिक्शन ऑफ वेरी हाई और वेरी लो इनपुट. मतलब ये आप सोचें कि अगर 5 और 7.5 के दरमियान कोई वैल्यू हो तो इसको क्या प्रिडिक्ट करेगा, मतलब इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, बहुत हाई हैं दोनों, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. या -5 या 0 से या -2.5 से 0 तक नीचे कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं है. मतलब आप वाई एक्सिस देखें, ये तो 0 ही रहेगी फिर. इसका मतलब इससे -5 और -10 में कोई फ़र्क नहीं है आपस में. तो होता क्या है कि ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़, इनमें फ़र्क करने के लिए वी हैव टू फाइंड अनदर थिंग. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का, वो रिफ्यूज़ करता है कि मैंने लर्न नहीं करना, जो मैं नहीं सीखता इससे नीचे. यार तुम्हें बता जो दिया है कि ये आज क्लास नहीं होनी, तो मैं क्विज़ क्यों तैयार करूं. सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे -5 और -10 में जब फ़र्क ये बता ही नहीं सकता सिग्मॉइड फंक्शन, तो इसमें फ़र्क जानने की ज़रूरत ही क्या है. लोग फिर न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, वो यहाँ पे आके निकम्मा बन जाता है अगर हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं. और यहाँ से वो अगर उसको कहें 5 और 7.5 में क्या फ़र्क, वो कहता कुछ भी नहीं, दोनों एक ही वैल्यू है. क्यों, क्योंकि उसका एस शेप यहाँ पे बता रही है. दैट सेज कि यहाँ पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन थोड़ा सा नाकाम हो जाता है. क्यों जी, एक तो 0 से 1 वैल्यूज़ हैं, दूसरी क्या है जनाब, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ को वो डिफाइन नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता. इस चीज़ को हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट. दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट. क्यों, जब न्यूरल नेटवर्क खुद को लोएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू के आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रेन ना करे, वहाँ पे निखट्टू बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट. वैनिशिंग ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट, इस चीज़ को याद रखिएगा. ये बहुत बड़ी खामी है सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन की. और इसी वजह से क्योंकि इसकी इक्वेशन आपको मैंने दिखाई है, इक्वेशन के अंदर आप देखें कि आपके पास 1/1 + e - x है. ठीक है, कंप्यूटेशनली इसका मतलब है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी कंप्यूटेशन डिफरेंट है. सेकेंडली आउटपुट नॉन ज़ीरो सेंटर्ड है. मतलब क्या कि आउटपुट जो है वो नॉन ज़ीरो सेंटर्ड हो जाएगी आपकी. फिर क्यों, क्योंकि आपकी 0 से 1 है. 0 से 1 है तो सेंटर में कहीं भी पॉइंट आ सकता है, लेकिन 0 नहीं है, सेंटर पॉइंट 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो सेंटर्ड है. अगर 0 सेंटर में होता और नीचे नेगेटिव होती तो फिर कुछ और बात थी.
तो वैनिशिंग ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि हाई और लो वैल्यूज़ को ये ट्रेन ही नहीं करता, ठीक है। इसी वजह से टू स्लो टू एक्यूरेट प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडल है। मतलब क्या कि ये 5, 7, 12, 15, 20 जितनी भी वैल्यू होंगी उन सभी को एक ही क्लास में भेज देगा, और 10, 7, 5 जितनी भी ये वैल्यूज उनको एक क्लास में भेज देगा। वैनिशिंग ग्रेडियंट, कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव एंड देन आउटपुट नॉन जीरो सेंटर्ड। ये 3 वजूहात की वजह से ये वाला सिग्मॉइड फंक्शन बड़ा मार खाता है और लोग इसकी बड़ी लापा करते हैं। लापा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। खैर, सिग्मॉइड फंक्शन अगर नहीं यूज़ करना तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है भाई? देयर इज अनदर फंक्शन। लकीली लोग भी सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो लोग भी सोचते हैं, इसको बोलते हैं tan h फंक्शन, ठीक है। हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट क्या होता है? ऐसे एक सर्कल लगा और इसको ऐसे टच करके बाहर से निकल जाए, उसको टेंजेंट फंक्शन बोलते हैं। वो कौन सा सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसका नहीं है वो डायलॉग एक, आपको याद होगा, टच क्या करके मौत को हाथ लगा के वापस आ जाते हैं, तो वो आपको डायलॉग याद होगा। खैर, तो वो टेंजेंट वही चीज़ है, वो असल में किसी चीज़ को हाथ लगा के फ़ौरन से बाहर आ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं टेंजेंट की यहाँ पे क्या चीज़ किस्म यूज़ होती है, ठीक है। बेसिकली बहुत सिमिलर है लॉजिस्टिक फंक्शन की। क्यों? क्योंकि इसकी भी एस शेप है, लॉजिस्टिक की भी एस शेप थी, लेकिन फ़र्क क्या है? लॉजिस्टिक 0 से 1 तक था, बट tan h फंक्शन इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब 0 इसके सेंटर में है बिल्कुल। याद रखें, आपको पिछले में मैंने कुछ गलती बताई थी सिग्मॉइड की, अब यहाँ पे वो करेक्ट होने वाली है। तो इसी वजह से, इसी रेंज की वजह से, द लार्जर द इनपुट मोर पॉजिटिव, द क्लोजर टू आउटपुट वैल्यू विल बी 1। यहाँ पे जितनी होगी ना लार्जर इनपुट, वो 1 के इक्वल होगी। स्लोएस्ट होगी तो वो -1 के इक्वल होगी। सिग्मॉइड में क्या था? 0 थी लोएस्ट, 1 थी हाईएस्ट। अब tan h की इक्वेशन जो है वो कुछ डिफरेंट है। कैसे? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट x माइनस एक्सपोनेंट माइनस x ब्रैकेट के अंदर, फिर डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट x प्लस एक्सपोनेंट माइनस x। एक्सपोनेंट कह लें आप इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल लें, ई बोल लें, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है। बेस है किस चीज़ का? नेचुरल एल्गोरिथम का। इसको हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं बेसिकली। लेकिन आप देखें, मैंने पिछले में आपको बताया कुछ चीज़ें, अब यहाँ पे देखते हैं कि tan h के अंदर और सिग्मॉइड के अंदर क्या फ़र्क है और एडवांटेजेस क्या हैं। tan h हाइपरबोलिक टेंजेंट क्या होता है? ये 0 सेंटर्ड है, जो सिग्मॉइड नहीं था। मतलब ये कि ये ऐसा नहीं है कि 0 से 1 तक की वैल्यूज़ बता रहा है, ये असल में माइनस की वैल्यूज़ भी बता रहा है हमें। अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही है ना, प्रोबेबिलिटी, तो वो भी हमें बता रहा है। द प्रेडिक्शन इज सिंपल, दैट इज बेस्ड ऑन ए थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर tan h ऑल्सो कम्स विद द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। क्यों? है तो एस शेप ही ना भाई, एस का एक कोना ये भी यहाँ पे आके निकट्टू बन जाता है, और एस के दूसरे कोने पे भी। तो जहाँ पे एस शेप है वहाँ पे ये मसले आ रहे हैं, तो हम एस शेप को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? मतलब कोई और शेप ले आए ना, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से साइंसदानों भी यही सोचा है कि यार एस का एक कोना भी हमें लेके डूब रहा है, दूसरा कोना भी लेके डूब रहा है, हमने रेंज भी चेंज करके देख ली। तो 90s में बेसिकली सिग्मॉइड बहुत मशहूर था, फिर उसके बाद 2000 के बाद हाइपरबोलिक फंक्शन जो है टेंजेंट का, tan h बड़ा यूज़ होने लगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने एक नई शेप दरियाफ्त की, जिसको हम रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट यानी कि रेल्यू बोलते हैं। रेलू कट्टा तो सुना होगा ना, तो रेल्यू फंक्शन वैसा ही है। इसने क्या किया? आते ही दे तेरे की सिग्मॉइड और tan h को भगा दिया। नाउ वी विल सी कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट क्या है भाई। इन दिस फंक्शन आउटपुट फॉर द पॉजिटिव इनपुट कैन रेंजेस फ्रॉम 0 to infinity। मतलब ये कि 0 तो है ही जैसे सिग्मॉइड की थी, ठीक है, लेकिन आगे 1 नहीं है, आगे इन्फिनिटी तक है। जितने भी नंबर आ जाए भाई, ये कहता है आने दो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पे 0 नंबर है वो 0 है, और 0 से नीचे वाले भी सारे 0 हैं। कहता है इनका मेरा लेना देना कुछ ही नहीं, ये नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मेरा लेना देना कुछ नहीं है। आप यही समझ लें कि ये एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करता है। क्या करता है? 0 को 0 तो देखता ही है कि जो काम नहीं करता वो तो 0 है, लेकिन जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना उनको सभी को इग्नोर करता है। तो आप भी अपनी लाइफ में रेलू फंक्शंस की तरह काम करें। क्यों? जितनी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनको 0 ही तसव्वुर करें, वो आपके लिए मर गए हैं, उनको दफ़ा करें, किक मार के बाहर सिटो उन्होंने, सिंपल इज़ दैट।
तो अगर आप आज से अहद करते हैं कि आप रेलू फंक्शन की तरह काम करेंगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर पॉजिटिविटी 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 आती रहेगी एंड दैट विल एक्चुअली गो थ्रू आउट योर लाइफ। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो और नेगेटिविटी की कोई रोल ही नहीं है रेलू फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप रेलू फंक्शन के अंदर अपने आप को सेटल करने के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ सेंड मी ए मैसेज ऑन टेलीग्राम, ऑडियो मैसेज भेजिएगा कि मैंने आपको जो बोला है कि आप तैयार हैं। नहीं तैयार तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। देन ऑल्दो इट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन, ReLU has a derivative function and it allows for back propagation while simultaneously making it computationally efficient. अब आप देखें, जो हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा था वो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता था, ऊपर जाता था, ठीक है, एक ही साइड पे जाई जा रहा था। लेकिन लीनियर फंक्शन के अंदर बैक प्रोपेगेशन नहीं काम करती थी। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव फंक्शन नहीं था। डेरिवेटिव फंक्शन की आप गूगल पे चेक करें, और मुझे उम्मीद है कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होगी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डेरिवेटिव फंक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो इसका रेलू फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन है, और इसी वजह से ये एक्चुअल में बैक प्रोपेगेशन कर सकता है। बैक प्रोपेगेशन क्या है कि पीछे करेक्शन कर सकता है वेटेड सम और बाइसनेस के अंदर। अब होता क्या? द मेन कैच हियर इज दैट ReLU फंक्शन डज नॉट एक्टिवेट ऑल द न्यूरॉन्स एट द सेम टाइम। तो ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे फिर चलता है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना वेटेड सम और उसकी बायस चेंज करने के बाद फिर अगला न्यूरॉन चेक करता है। द न्यूरॉन्स विल ओनली बी डीएक्टिवेटेड इफ द आउटपुट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लेस देन जीरो। जीरो से नीचे हुई तो वो डीएक्टिवेटेड होने हैं, ठीक है। तो जीरो से ऊपर हुई तो वो एक्टिवेट हो जाने। सिंपल वही रूल है कि जीरो से नीचे सारे जीरो हैं, जीरो भी जीरो है, ठीक है। अब करते क्या है ReLU फंक्शन, आपने देखा होगा लीनियर के अंदर क्या था, f of x इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्स लगाने के बाद 0 इंटू एक्स कर देना, सिंपल। अब होता क्या है, ये इसकी इक्वेशन है, बट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ, यह फंक्शन ये कैसे यूटिलाइज करना है, इसके एडवांटेजेस देखते हैं पहले। Since only a certain number of neurons are activated, the ReLU function is far more computationally efficient when compared to the sigmoid and 10H function. क्यों? एक तो इसकी इक्वेशन बड़ी सिंपल है, ठीक है। सेकेंडली, एट अ टाइम ये एक वेटेड सम और उसकी बायसनेस को चेक करता है। मतलब ये कि ऐसे नहीं करता कि 200 न्यूरॉन है सभी को पीछे से सेट करने बैठ जाए, नहीं, वो देखता है कि कौन सा एक्चुअली इफेक्टिवली मैं सेट करूं और मेरी आउटपुट सही हो जाए, लॉसेस कम हो जाए, एरर के चांसेस कम हो जाए, एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। तो सिर्फ उस डायरेक्टेड न्यूरॉन को ये इम्पैक्टफुली चेंज करता है एंड देन ट्राई टू डू द बैक प्रोपेगेशन, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट ईजी हो जाती है। लेकिन सिग्मॉइड और 10H के अंदर पीछे सभी को एक ही टाइम में सेट कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सिंपल सी बात है यार, इक्वेशन इसकी सिंपल है तो ये कंप्यूटेशनली भी एफिशिएंट है, ठीक है। ReLU accelerate the convergence of gradient descent towards the global minimum of the loss function due to its linear non-saturating property. Non-saturation इसके अंदर होती है, और बेसिकली ये कन्वर्जेंस को ग्रेडियंट डिसेंट्स टूवर्ड द ग्लोबल मिनिमम की तरफ ले जाता है। ग्लोबल मिनिमम का कि जहाँ पे सभी के सभी जीरो हो रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बट फॉर नाउ यू शुड एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन कि जीरो से इन्फिनिटी तक है, और इससे जीरो से नीचे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव हैं और वो जीरो ही हो जानी है। एंड देन एक्चुअली इट हैज़ अ डेरिवेटिव फंक्शन जो पीछे कंप्यूटेशनली भी इजीली काम करता है एज कम्पेयर टू 10H एंड सिग्मॉइड। डिसएडवांटेजेस क्या हैं भाईजान? क्या है? सिंपल सी बात है, इसमें नेगेटिव कोई नहीं है, ठीक है। व्हेन द इनपुट इज जीरो और अ नेगेटिव वैल्यू द फंक्शन आउटपुट जीरो एंड इट हिंडर्स विद द बैक प्रोपेगेशन। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डाइंग ReLU प्रॉब्लम। क्या होता है कि जीरो से नीचे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी मर गई हैं। मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव बंदों को मार दें, अपनी लाइफ में से निकाल दें। ReLU ने भी यही किया, लेकिन बेचारा ReLU फंस गया ना यहाँ पे आके। क्यों? अब ये क्या कर सकता है, जाके दोबारा उन बंदों से जो अच्छी बातें थी वो तो पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी, जितने भी नेगेटिव लोग थे या जीरो वाले लोग थे, उनसे वो बातें नहीं पूछ सकता, उनको सेट नहीं कर सकता। मतलब ये आपको 10 बंदे चाहिए एक टीम के लिए, ठीक है। 3 आपके नेगेटिव हैं, आप उनको निकाल देते हैं, 7 को ही रखते हैं अपने पास, लेकिन आपकी टीम की रिक्वायरमेंट तो 10 बंदों की है। तो अगर आप ReLU होंगे, 10 3 के 3 को मार देंगे तो उन्हें सेट नहीं ना कर सकते। समझ आई बात की? तो आप 7 को जितना मर्जी सेट करके जितना मर्जी इफेक्टिव बना लें, लेकिन अक्सर औकात जो 10 की कमी थी वो आप पूरी नहीं कर सकते। कैसे? 3 बंदे आपको फिर भी चाहिए होंगे। समझ आई बात की?
तो सिंपल इज दैट कि आपने रेल्यू फंक्शन को तब यूज़ करना है जब आपके पास सिग्मॉइड या दूसरा फंक्शन हो और या आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखनी हो। अगर आपके डेटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यूज भी हैं देन इट्स बेटर टू एक्चुअली मॉडिफाई द रेल्यू फंक्शन। कैसे करना है, उसकी डाइंग प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, जो यहाँ पे सब लोग मर गए थे, सारी वैल्यूज मर गई थी, उनको हमने कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे करना है बताऊं फिर। अगर मैं आपको कहूं कि ये उठा के ये स्टेप जो जीरो पे आ रहा है इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, ओ भाई साइंसदानों ने पहले किया है, मैं कोई बड़ा साइंसदान नहीं हूं। लीकी रेल्यू नाम ही काफ़ी है। लीकी क्या है, वो जीरो पे जाने के बजाय थोड़ा सा लीक कर गया नीचे को, ठीक है, तो इसको लीकी रेल्यू बोल दिया। अब हुआ क्या, लीकी रेल्यू इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड टू सॉल्व अ डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम। इट इज नथिंग बट एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द रेल्यू फंक्शन। क्या था, रेल्यू ऊपर है और लीकी नीचे। आप देखें मैंने दोनों यहाँ पे डायग्राम बनाई है, आपको कोड भी मिल जाएगा, टेंशन ना लें। क्या होता है कि लीकी रेल्यू जो ब्लू वाला है, ठीक है, और ऑरेंज वाला जो है हमारे पास रेल्यू फंक्शन है। लीकी रेल्यू के अंदर थोड़ा सा नीचे चला गया है। कितना नीचे गया है, लेट्स सी। इट एड्स अ स्लाइट स्लोप इन द नेगेटिव रेंज टू प्रिवेंट द डाइंग रेल्यू इशू। क्या करता है, रेल्यू फंक्शन ये था हमारा, इसके अंदर स्लाइट स्लोप ऐड करती। वो याद है आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन के, ये हम यहाँ पे एक स्लोप ऐड करते होते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे 0.1 की, 0.5 की, 0.01 की, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप स्लाइटली यहाँ पे स्लोप ऐड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीकी रेल्यू, ठीक है। कि मतलब ये कि जो जीरो हो रही थी ना, वो असल में आपने एक्स को मद्देनजर रखते हुए उसका छोटा सा फंक्शन ले लिया। मतलब ये अगर ये वैल्यू 100 है ना, तो इसमें से 10% जो है वो लीकी रेल्यू होगा। अब इसमें भी एक मजे की बात आपको बताता हूँ लीकी रेल्यू में, कि जब आप स्लोप ऐड करते हैं तो होता क्या है, इसका फंक्शन तो सेम रेल्यू की तरह, लेकिन ये बैक प्रोपिगेशन को और भी अच्छा बना देता है, क्योंकि नेगेटिव इनपुट वैल्यूज और जीरो को भी ले लेता है जो रेल्यू के अंदर नहीं थी। बाय मेकिंग दिस माइनर मॉडिफिकेशन फॉर नेगेटिव इनपुट वैल्यूज द ग्रेडियंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ कम्स आउट टू बी नॉन जीरो वैल्यूज। अब लेफ्ट साइड क्या है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे आपके पास थोड़ी सी स्लोप आ जाती है, तो आपके पास डेड न्यूरॉन्स नेगेटिव वैल्यूज के साथ नहीं होंगे, आपका वो रीजन जो है वो एक्चुअल में अलाइव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सुस्त होगा, यू नो व्हाट, थोड़ा सा सुस्त होगा। तो क्या होता है, व्हेन द इनपुट इज जीरो और नेगेटिव वैल्यू द फंक्शन आउटपुट जीरोस एंड इट हिंडर्स विद द बैक प्रोपिगेशन। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम। अब इसके अंदर डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं एक बात कहता हूँ, मैंने अपनी टर्म निकाली है, सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम। तो सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, कोई तो तरीका होना चाहिए। अब सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम मैंने अभी रजिस्टर नहीं करवाया इसको, लेकिन आई विल सी कि मैं करवा सकूंगा कि नहीं। सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम, सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम मैंने कितनी दफ़ा बोला है और सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम मैंने क्या बताया आपको, इसका मुझे ऑडियो भी ज़रूर सेंड करें और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे छोटी सी स्लोप डाली है, इन बेचारों का क्या कसूर है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हमने थोड़ा सा क्यों रखा है, 0.1% ही इसका क्यों लिया है, उसको स्लोप को देखने के लिए। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नया फंक्शन बता देता हूँ फिर, जिसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक रेल्यू, यानी कि पैरामेट्रिक रेल्यू। एडवांटेजेस क्या हैं जनाब इसके अंदर आप 0.1 की बजाय ए लिख देते हैं। ए क्या है, ये एक स्लोप है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ये ए वो चीज़ है जो आपके डेटा की बेस पे स्लोप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी, ठीक है। कैसे, लेट्स सी, ये इतनी सी स्लोप है ना 0.1 लगाने के बाद, अगर मैं कहूँ कि डाटा मेरे पास इतना ज़्यादा है, इसकी स्लोप तो ज़्यादा बनती है, नीचे को जानी चाहिए, और तो उसके लिए ये ए एक चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस होगी पैरामेट्रिक रेल्यू के अंदर, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इज अ वेरिएंट ऑफ रेल्यू दैट एम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेडियंट बिकमिंग जीरो फॉर द लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्सिस, ठीक है। सुस्त रेल्यू को भी निकाल दिया इसमें से। दिस फंक्शन प्रोवाइड द स्लोप ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ए एक आर्गुमेंट है। By performing back propagation, the most appropriate value of A is learned. We cannot give it. It's actually learned through the back propagation method. तो क्या होता है, weighted sum of x's, weighted sum of inputs plus biasness plus activation function, और activation function के अंदर एक और चीज़ जिसको हम slope बोलते हैं, A एक argument है, उसको भी back propagation के अंदर automatically neural network change कर सकते हैं।
दिस इज एक्चुअली लर्नड। ये 0.05 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.6 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। अगर ये ऑटोमेटिकली न्यूरल नेटवर्क लर्न करें उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक वैल्यू, अगर आप उसे खुद से दें उसे बोलते हैं लीकी वैल्यू। तो क्या फ़र्क हो गया जी तीनों में, देख लेते हैं। वैल्यू में सिंपली आपने किया था एफ ऑफ एक्स मैक्स 0 है और बाकी सारे एक्स हैं, पॉजिटिव वैल्यू सारी आ जाएंगी और 0 आ जाएगी जो दूसरे वाली। फिर आपने थोड़ी सी स्लोप दी उसको, फिर आपने पैरामीट्रिक के अंदर वो स्लोप कहा कि खुद ही डिफाइन कर ले भाई, ठीक है। अब स्लोप क्या है, 0.01 अगर होगी तो वो इतनी सी है, अगर ये आप ए जी के इक्वल रख लें तो इतनी है, ठीक है। ये ए और जी है, तो ए और जी को मिला के, मतलब जी एक्सिस और ए एक्सिस को मिला के, वाई और एक्स एक्सिस आप कह सकते हैं, इनको मिला के जो हमारी स्लोप ऑटोमेटिकली लर्न करेगा फंक्शन के थ्रू, उसे हम बोलेंगे पैरामीट्रिक वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गई आपको? होपफुली आ गई होगी भाई, होशियार चालाक बच्चे हो आप, आनी चाहिए। पानी पी लो आप लोग भी और इसको समझ लो, लिख लो। अब नेक्स्ट चलते हैं, पैरामीट्रिक वैल्यू के अंदर हमने किस तरीके से चीज़ें देखनी हैं। ये हमारे पास सिंपली एक डेटा है, ब्लू वाला हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू फंक्शन, और थोड़ा सा पिंक जो है इसे हम लीकी वैल्यू बोलते हैं विद 0.01 स्लोप ऑफ एक्स। लेकिन अगर कुछ पैरामीट्रिक वैल्यू हो तो उसकी स्लोप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके ये बना देता है। तो डेटा के अंदर बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स को रखते हुए एक डेटा सेट हमने लिया, हमने जब 0.1 की स्लोप 0.1 की स्लोप दी तो वो ये वाली आई, लेकिन एक्चुअली मॉडल के थ्रू जो स्लोप आनी चाहिए थी वो ऑरेंज वाली थी। तो इसका मतलब है कि नियर टू एक्यूरेट जो स्लोप होती है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू फंक्शन को खुद से देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन फंक्शन क्या है, पैरामीट्रिक वैल्यू। लेकिन अगर आपका डेटा सेट आउटपुट आपको 0 से इन्फिनिटी तक चाहिए पॉजिटिव में, सो देन यू विल गो विद वैल्यू फंक्शन। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू बहुत कम है तो आप लीकी वैल्यू यूज़ कर लें। अगर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, 50% ऑफ योर वैल्यूज आर नेगेटिव वैल्यू, देन यू कैन गो विद द पैरामीट्रिक वैल्यू। अब आपने ऐसा नहीं करना कि वैल्यू की ज़रूरत है तो उसी फड़ के ला दो पैरामीट्रिक वैल्यू, तो होगा क्या, यू विल एक्चुअली कंज्यूम मोर रिसोर्सेज फॉर कंप्यूटेशन एनालिसिस। तो जब आपके पास 1000 रोज होंगे तो आपकी बेवकूफ़ी होगी अगर आप पैरामीट्रिक वैल्यू यूज़ करेंगे और रिसोर्सेज का ज़िया करेंगे, ठीक है। तो आपको तवाज़न में हर एक चीज़ रखनी चाहिए, जैसे इस्लाम भी हमें सिखाता है कि हर चीज़ का एक तवाज़न बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। तोलना मुनासिब चाहिए। अगर आप थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करेंगे देन यू विल नॉट यूज़ वैल्यू लीकी वैल्यू एंड पैरामीट्रिक वैल्यू व्हेन यू नीड एक्चुअल वैल्यू फंक्शन, ठीक है जी। तो अब इन चीज़ों की आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, पैरामीट्रिक वैल्यू फंक्शन का एडवांटेजेस क्या है। दिस पैरामीट्रिक वैल्यू फंक्शन इज यूज्ड व्हेन द लीकी वैल्यू फंक्शन स्टिल फेल्स एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डेड न्यूरॉन्स। अगर आपके पास 200 न्यूरॉन्स हैं और 8 उसमें से माइनस 0.5 से भी नीचे जा रहे हैं तो वो उसकी रेंज से ही बाहर चले जाएंगे। कौन सी रेंज? पिंक लाइन वाली रेंज। अगर इससे नीचे को चला जाए तो वो डेड हो जाएगा। एंड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट सक्सेसफुली पास टू द नेक्स्ट लेयर, जिससे हमारी आउटपुट आनी है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, दिस फंक्शंस लिमिटेशन इज दैट इट मे परफॉर्म डिफरेंटली फ्रॉम फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ स्लोप पैरामीटर ए। कैसे? अगर आप एक दफ़ा रन करते हैं तो वैल्यू ऑफ स्लोप पैरामीटर जो ए है वो 0.05 है तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अगर 0.08 है तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन आपने अदर पैरामीटर्स देखने हैं कि आपका अब न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अच्छा काम कर रहा है या नहीं। सो यू हैव टू सी एंड डिफाइन कि पैरामीटर ए जो है, आर्गूमेंट ए जो है वो कितना होना चाहिए। सो देयर आर फंक्शंस वेयर यू कैन डिसाइड द फाइनल वैल्यू ऑफ ए बाय डिवाइडिंग डिफरेंट थिंग्स and accuracy and other formulas. We will see in our upcoming lectures inshallah. अब अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है जनाब? ये जनरलाइज फॉर्म है सिग्मॉइड फंक्शन की फॉर मल्टीपल डायमेंशन। मल्टीपल डायमेंशन के अंदर ये सॉफ्ट मैक्स फंक्शन चलता है, सॉफ्ट मैक्स। The mathematical function that converts the vector of a number into vector of the probabilities. कितनी ज़्यादा probabilities आपके पास आ जाएंगे देन आप softmax function को utilize कर सकते हैं। ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है? ये एक्टिवेशन फंक्शन इन द केस ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब ये कि अगर आप मल्टीपल डायमेंशन के अंदर किसी चीज़ को यूज़ करें और उसके अंदर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे आप
15 डिफरेंट किस्म की शर्ट्स में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उनके फीचर्स को, देन यू कैन यूज सॉफ्टमैक्स। मतलब डिफरेंट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स के अंदर। द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टमैक्स इज इंटरप्रेटेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच क्लास। प्रोबेबिलिटी वही 0 से 1 तक जिसकी रेंज होती है। The output of the sigmoid function was in the range of 0 to 1 which can be thought of as a probability। अब होता क्या है, सिंपली आपकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आती है और इस तरीके से आपकी स्लोप भी एक आ जाती है जिसकी बेस पे आपको बताया जाता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, 0 से 1 तक उसकी प्रोबेबिलिटी थी। बट हेयर वी विल सी कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, जी ऑफ आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जी ऑफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ जे एक्सपोनेंशियल जी ऑफ जे। मतलब दो वैल्यूज़ को हमने लेके उसके अंदर सॉफ्टमैक्स फंक्शन को डिराइव करना है। क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं जब हम पाइथन का कोड चलाते हैं, फिर हमें ज़्यादा समझ आएगी। अब सॉफ्टमैक्स फंक्शन आप यही समझें कि ये सिग्मॉइड फंक्शन की तरह ही है। क्यों? क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन की रेंज थी 0 से 1 तक विच कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रोबेबिलिटी, लेकिन दिस फंक्शन फेसेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 आउटपुट हैं, 0.8, 0.9, 0.7 एंड 0.8 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं आउटपुट वैल्यू। आपको क्या लगता है कि इनको हम कैसे फॉरवर्ड करेंगे? मतलब ये टोटल हमारे पास 0.8, 0.9, 0.7, 0.8 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? मतलब ये कि इसको नेक्स्ट लेयर के अंदर कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? सोचें ज़रा, दिमाग घुमाएं अपना, मैं तब तक पानी पी लूँ। हाँ जी, आ रही समझ कि प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 1 तक 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इस एग्जाम्पल में? चले देखते हैं। होगा ये कि द आंसर वी कांट डू एनीथिंग फॉरवर्ड। क्यों? The above value don't make sense and the sum of all classes output probabilities should be equal to 1। इन सभी को जमा करने के बाद 1 के बराबर होगी तो प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। याद है, सिक्का ऊपर छाला, हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दोनों 0.5 की होंगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम लूडो के दाने के साथ खेल रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हर प्रोबेबिलिटी जितनी आएगी वो उस एक मेजरमेंट के अंदर होगी। ठीक है, अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो हमारे पास 0.167 के करीब करीब आती है प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या करना है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए इन सभी का सम, लेकिन इसका तो कुछ और ही कह रहा है ना, ये 1 से कहीं ऊपर जा रही है, तो इस वजह से हम इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सॉफ्टमैक्स फंक्शन ऑन द अदर हैंड व्हाट इट डज, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स दैट वैल्यू इनटू a max of 1, the summation of all the probabilities equal to 1। तो combination of multiple sigmoid function को ये यूज करता है। it calculates the relative probabilities similar to the sigmoid logistic activation। तो उसकी वजह से relatively कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 0.8 है, 0.9 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.6, इन सभी को सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करेगा, इनको relative के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये कि अगर ये 0.9 है तो ये हाईएस्ट है, ठीक है, 0.8 उससे कम है, 0.8, 0.7 फिर है, फिर 0.6 है, तो ये इन सभी का सम इक्वल टू 1 तो कर देगा, लेकिन रिलेटिवली उनको रिड्यूस कर देगा। कैसे? लेट्स सी। होता क्या है, इट कैलकुलेट्स द रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज सिमिलर टू द सिग्मॉइड लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन। द सॉफ्टमैक्स फंक्शन रिटर्न्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास। It is the most commonly used as an activation function for the last layer of the neural network in the case of multi-class classification। यानी कि आउटपुट लेयर के अंदर जो आपने फंक्शन यूज करना है वो सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है। बहुत सारे लोग सिग्मॉइड को यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन नाउ वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ठीक है, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल में यूज होता है। अब इसके अंदर क्या है जनाब, एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ सॉफ्टमैक्स फंक्शन विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक इमेज है, इमेज के डेटा को हमने इनपुट किया और हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि कैट है, डॉग है, टाइगर है या कुछ भी नहीं है, ठीक है, 4 क्लासेस। तो क्या होगा, x1, x2, x3, x4 इसको हमने हिडन लेयर के अंदर से गुजारा एंड देन हमारे पास आउटपुट लेयर आई। आउटपुट लेयर के ऊपर हमने लगाया सॉफ्टमैक्स, ठीक है।
इनपुट, हिडन एंड आउटपुट। अब देखें कि यहां पे P ऑफ कैट और उसके बाद हमने X को रखा। अब X क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। आप ये देखें कि कैट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है और फिर डॉग की कितनी, टाइगर की कितनी, नन की कितनी है। अब ये क्या करेगा, इनकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा विद दिस इक्वेशन, जो सॉफ्ट मैक्स की इक्वेशन है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये सॉफ्ट मैक्स की इक्वेशन है। तो सॉफ्ट मैक्स इक्वेशन फंक्शन क्या करेगा, इस कैट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट फार्मूला गिवन इनसाइड, ठीक है। इसकी इक्वेशन को भी देखते हैं। अब हमारे पास ये x1, x2, x3, x4 चार किस्म की वैल्यूज थी, उनकी प्रोबेबिलिटी चेक की। प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद 0.1, 89, 0.623, 0.111, 0.0689 ये चार प्रोबेबिलिटीज हमें दे दी, ठीक है। सिग्मॉइड होता तो उसने क्या करना था, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दी, इसकी भी दे दी, इसकी भी दे दी, इसकी भी दे दी। तो फिर क्या करना था उसने, ये टोटल 1 के इक्वल नहीं होनी थी। लेकिन आप इसको प्लस करके देखें ये 1 के इक्वल है या नहीं है। अगर ये 1 के इक्वल है तो नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, आपने बताना है कि जो इमेज का डेटा हमने सप्लाई किया था इस एग्जाम्पल में, जिसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई, तो ये इमेज किस चीज की थी। टेक योर मोमेंट एंड सी कि ये इमेज किस चीज की थी, कैट की थी, डॉग की थी, टाइगर की थी, या किसी भी चीज की नहीं थी, अभी खाली वाइट पेपर था। होपफुली जी आपने देखा होगा। आपका आंसर अगर कैट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुसी गलत हो। अगर टाइगर है फिर भी गलत हो, नन है फिर भी गलत हो। यहाँ पे देखें 0.6 प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डॉग की है। तो ये हमें चीज़ बताती है द इमेज वाज ऑफ डॉग। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे वी कैन से दैट सप्लाइड इमेज इज ऑफ डॉग। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप सभी को देखें कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आगे आ जाएगी। तो जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, सॉफ्टमैक्स फंक्शन इसको, इस न्यूरॉन को फायर करने के बाद हमें इसकी प्रोबेबिलिटी की बेस पे बता देगा कि ये डॉग की इमेज थी। तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज कर देता है 0 से 1 तक। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या कर रहा था, वो भी 0 से 1 दे रहा था, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी उसकी 0.8, 0.7, 0.6, 0.7 इन सभी का सम इक्वल टू 1 नहीं था। सॉफ्ट मैक्स के अंदर सम इक्वल टू 1 हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट कैन बी यूज फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। इट नॉर्मलाइजेज द आउटपुट फॉर ईच क्लास बिटवीन 0 and 1 एंड divides by their sum, giving the probability of the input value being in a specific class, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 0.623 को डिवाइडेड बाय 1 करके देखें कितनी परसेंटेज आती है। तो जिस चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा आएगी वो उसकी क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। For neural networks that exist to categorize input into numerous categories, softmax is often employed exclusively for the output layer. ठीक है जी, जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपने जब भी आउटपुट लेयर के अंदर कोई चीज़ लगानी है तो वो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन होगा। अब यहाँ पे असाइनमेंट आपकी आ जाती है, आपने बताना है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टमैक्स एंड सिग्मॉइड फंक्शन। क्या जो मैंने बताया वो सही थे, हो सकता है मेरी कोई ट्रिक हो, मैंने गलत बताया हो, एंड जस्ट वांटेड टू सी कि आप क्या देखते हैं। इन दोनों में फंक्शंस में डिफरेंस देखें, एंड देन हाउ डू वी नो विच एक्टिवेशन फंक्शन शुड वी यूज इन हिडन और आउटपुट लेयर। ठीक है जी, ये दो आपके असाइनमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं। हिडन लेयर के अंदर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है और आउटपुट लेयर के अंदर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज करना है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू चूज एन एक्टिवेशन फंक्शन, कि हमने एक्टिवेशन फंक्शन को चूज कैसे करना है। हमने एक्टिवेशन फंक्शंस बड़े बड़े पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए मैंने आपको बताया, फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाइनरी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, स्टेप बाइनरी फंक्शन 2, सिग्मॉइड 3, 10H 4, रैल्यू 5, लिकी रैल्यू 6, पैरामेट्रिक रैल्यू 7, 8वां हमने सॉफ्टमैक्स पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कब चूज करना है, कब यूज करना है। बेसिकली रूल ऑफ थंब, कुछ जनरल रूल्स हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक हिंट देने लगा हूँ, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। यूज सिग्मॉइड फंक्शन इन आउटपुट लेयर,
use 10H in all other places, but both of these have vanishing gradient problems. अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप इस बेस पे सिग्मॉइड को आउटपुट लेयर में और 10H को हिडन लेयर्स के अंदर या अदर लेयर्स के अंदर यूज कर सकते हैं. और रेल्यू कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ बोथ अबव. सिग्मॉइड और 10H को रेल्यू ने रिप्लेस कर दिया कि रेल्यू आप हिडन लेयर्स के अंदर यूज कर सकते हैं. बेसिकली रेल्यू ज़्यादातर हिडन लेयर्स के अंदर यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने रेल्यू को आउटपुट लेयर में यूज़ ही नहीं करना. यू कैन यूज़ इट, बट योर डेटा और योर एनालिसिस टाइप शुड एक्चुअली रेफर टू दैट काइंड ऑफ यूज़ ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस. Computationally effective math due to simplicity. किस चीज़ का रेल्यू का. However, it also has vanishing gradient problem. यहाँ पे भी vanishing gradient या आप dying रेल्यू प्रॉब्लम जिसे हमने बोला था, डेड जीरोज प्रॉब्लम जिसे हमने बोला था, सुस्त रेल्यू प्रॉब्लम जिसे हमने बोला था, याद हो आपको वो है. तो लीकी रेल्यू में सुस्त रेल्यू है और प्रोमेट्रिक के अंदर दूसरा जो है आप स्लोप खुद से डिसाइड कर सकते हैं. तो आप रेल्यू की जगह पैरामेट्रिक या लीकी रेल्यू भी यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मॉइड फंक्शन और 10H की जगह पे रेल्यू यूज़ हो सकता है, और जहाँ पे नॉन ज़ीरो या ज़ीरोज़ की बात है तो पर हम लीकी रेल्यू और पैरामेट्रिक रेल्यू यूज़ कर सकते हैं. सिंपल. अब जनरल रूल्स के बाद देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ हिडन लेयर्स क्या होते हैं. हिडन लेयर क्या होती है बेसिकली, पहले तो उसको देखते हैं ना. क्या करती है ये हिडन लेयर है, ब्लू और ग्रीन वाली दो हिडन लेयर्स हैं. इनपुट लेयर से डेटा लेती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं या तो अगली लेयर को या आउटपुट लेयर को. दूसरा तरीका इसकी डेफिनेशन का ये है कि इनपुट लेयर से डेटा लेती हैं या पहली हिडन लेयर से डेटा लेती हैं, अगर ग्रीन की बात करें, लेने के बाद इसको आउटपुट लेयर में ट्रांसफ़र कर देती हैं. ठीक है, डेटा को मॉडिफाई करके, वेट, सम, बाइसेस वगैरह ऐड करके, एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करके. ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको देसी तरीके में समझा दिया. इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं. अ हिडन लेयर इन ए न्यूरल नेटवर्क इज अ लेयर दैट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एन अदर लेयर सच एज another hidden layer or an input layer and provides output to another layer. कौन सी लेयर जनाब, या तो आउटपुट है या तो दूसरी हिडन लेयर है. सिंपल. मतलब अगर डेटा इसमें आ रहा है तो हम कहेंगे टेकिंग डेटा फ्रॉम इनपुट लेयर एंड मूविंग टुवर्ड्स अनदर लेयर. और जो अगर इसकी बात करें तो टेकिंग डेटा फ्रॉम इनपुट और अनदर हिडन लेयर एंड आउटपुट इनटू आउटपुट लेयर. ठीक हो गया. अब आगे चलते हैं. हिडन लेयर डज नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इनपुट डेटा और प्रोड्यूस आउटपुट्स फॉर अ मॉडल, एटलीस्ट इन जनरल. क्या होता है कि हिडन लेयर फ़ौरन से आप डेटा वगैरह एक चीज़ से लेके दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकती. क्यों, क्या होता है फिर, क्यों नहीं कर सकती? अ न्यूरल नेटवर्क मे हैव ज़ीरो और मोर हिडन लेयर्स. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, या तो कोई हिडन लेयर नहीं होगी, अगर होगी तो एक होगी या बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा. जैसे हमने स्टार्ट में देखा था, बड़ा सिंपल न्यूरल नेटवर्क भी और एमनिस्ट के डेटा को भी यूज़ किया था. देन टिपिकली ए differentiable non-linear activation function is used to hidden layers of a neural network. This allow model to learn a more complex function than a network trained using a linear activation function. वही बच्चे वाली बात कि अगर आप इस लेयर को यूज़ करते हैं हिडन लेयर के अंदर, तो कम्प्लेक्स डाटा, मतलब आपके पास 6000 रोज़ भी आ जाए यहाँ पे, तो हिडन लेयर के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हैं एक्टिवेशन फंक्शन, और इनका बेहतरीन यूज़ जो है एक अच्छे तरीके से कि एक्टिवेशन फंक्शन को चूज़ कैसे करना है वो बड़ा डिपेंड करता है अगर आपने कम्प्लेक्सिटी को डील करना है. तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस फॉर द हिडन लेयर्स कौन कौन से हैं. मोस्ट वाइडली यूज एक्टिवेशन फंक्शन फॉर हिडन लेयर्स आर रेक्टिफाइड लीनियर एक्टिवेशन रेल्यू, उसकी कोई भी टाइप हो, लीकी रेल्यू हो या पैरामेट्रिक रेल्यू हो. देन लॉजिस्टिक यानी कि सिग्मॉइड फंक्शन या हाइपरबोलिक टेंजेंट यानी कि 10H फंक्शन. ये तीन आप हिडन लेयर में यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली रेल्यू यूज़ होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सिग्मॉइड दूसरे नंबर पे, फिर 10H आता है. 10H भी अक्सर आ जाता है डिपेंडिंग ऑन योर डेटा. अब डिपेंडिंग ऑन माई डेटा मैं क्या कर सकता हूँ, रेल्यू इज़ द मोस्ट कॉमन इन हिडन लेयर्स एंड देन सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इफेक्टिव टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सिग्मॉइड एंड 10H. जो मैंने आपको बताया, सिग्मॉइड और 10H के अंदर क्या होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट का मसला है. लेस ससेप्टेबल टू वैनिशिंग ग्रेडियंट दैट प्रिवेंट्स डीप मॉडल्स फ्रॉम बीइंग ट्रेन्ड, ऑल्दो इट कैन सफर फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम लाइक सैचुरेटेड और डेड यूनिट्स. सैचुरेटेड यूनिट्स और डेड यूनिट्स, जिसमें मैंने आपको सिंपल रेल्यू में बताया, जिसका सोल्यूशन था लीकी रेल्यू. लेकिन लीकी रेल्यू में हमारी ड्राइव करदा सुस्त यूनिट्स वो आ जाते हैं, फिर पैरामेट्रिक रेल्यू आ जाता है. तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज इन द हिडन लेयर्स फ्रॉम दीज थ्री.
फिर हाउ टू चूज द बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन, वो 3 तो हो गए, लेकिन उन तीनों में से बेस्ट किस जगह पे क्यों यूज़ करना। तो सिंपल सी आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क विल ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव द सेम एक्टिवेशन फंक्शन इन ऑल द हिडन लेयर्स। आप ये नहीं कर सकते कि एक हिडन लेयर में कुछ और यूज़ किया और दूसरे में कुछ और। कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, लोग नहीं करते। वो कहते हैं कि एक ही एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करें ताकि कंप्यूटेशन कम यूज़ हो। ट्रेडिशनली सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन वाज द डिफ़ॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन इन 1990s। हम में से बहुत ज़्यादा लोग उन सालों में पैदा हुए हैं, तो 1990s में मोस्टली ये वाला यूज़ होता था, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। इससे पहले जो पैदा हुए हैं तुसी एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ ही नहीं किया कभी। आई एम जस्ट किडिंग। परहैप्स थ्रू द मिड टू लेट 90s, मतलब लेट 90s टू 2010s, द 10H फंक्शन वाज द डिफ़ॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन फॉर हिडन लेयर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन, टिपिकली परफॉर्म्स बेटर देन लॉजिस्टिक सिग्मॉइड। 2016 में एक बुक छपी थी जिसका नाम है डीप लर्निंग, पेज 195 के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड देन आफ्टर दैट both the sigmoid and 10H functions can make the model more susceptible to problems during training via the so-called vanishing gradient problem. इसी वजह से the modern neural networks model with common architecture such as MLP, जिसे हम multi-layer perceptrons बोलते हैं, and CNN, जिसे हम convolutional neural network बोलते हैं, will make, ये जो मैंने गलती की है CNN की, ये मुझे बताइएगा मैंने क्या बोला था और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। थ्रू टेलीग्राम मेक यूज ऑफ द ReLU एक्टिवेशन फंक्शन और एक्सटेंशन। मतलब ये कि MLP और CNN के अंदर ReLU एक्टिवेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसकी एक्सटेंशन क्या है जी, मैंने बताई अभी आपको, कमेंट में लिखें टाइम स्टैम्प के साथ। रिकरेंट नेटवर्क्स स्टिल कॉमनली यूज 10H और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शंस और इवन बोथ। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत है रिकरेंट नेटवर्क्स के अंदर। वो क्या होते हैं उनको हम देखने वाले हैं, लेकिन बेसिकली उसके अंदर 10H यानी कि हाइपरबोलिक टेंजेंट और सिग्मॉइड फंक्शन यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल द LSTM, जिसे हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, कॉमनली यूजेस द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फॉर रिकरेंट कनेक्शंस एंड 10H एक्टिवेशन फॉर आउटपुट। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, बट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आवर फर्दर लेक्चर्स। अब क्या होता है, द एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन द हिडन लेयर्स आर टिपिकली चूजन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। अगर MLP है आपका तो ReLU फंक्शन यूज करें। अगर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है तो ReLU फंक्शन यूज़ करें। अगर रिकरेंट है तो 10H और सिग्मॉइड यूज़ करें। तो ये एक रूल ऑफ थंब बना लें। चलें, आपको रूल ऑफ थंब बड़ा अच्छा डायग्राम में भी दे देते हैं। अभी इस पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं वीडियो को स्टॉप करने के बाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते हैं साथ। तो हाउ टू चूज़ एन एक्टिवेशन फंक्शन क्या है जी, नेटवर्क टाइप आपकी कौन सी है, मल्टी लेयर है तो इस पर चले जाएँ, कॉन्वोल्यूशनल है तो इस पर चले जाएँ, रिकरेंट है तो इन दोनों पर चले जाएँ, सिंपल। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें ReLU फंक्शन, इसमें भी ReLU फंक्शन, CNN एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, और रिकरेंट के अंदर 10H और सिग्मॉइड। ये तो हो गए जनाब हिडन लेयर के एक्टिवेशन फंक्शन। अब अगर हिडन लेयर के एक्टिवेशन फंक्शन, इफ यू आर नॉट sure, if you are unsure which activation function to use for your network, try a few and compare their result. चेक करें कि किसकी एरर, एक्यूरेसी और बाकी चीज़ें ठीक आ रही हैं, वो वाला फंक्शन यूज़ करें। ज़रूरी तो नहीं है जो मैंने बताया आपने वही करना है, ठीक है ना। अपनी भी तो देखो ना की करना है तुसी। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्टिवेशन फंक्शंस फॉर आउटपुट लेयर्स। मोस्ट वाइडली यूज कौन कौन से होते हैं। आउटपुट लेयर आखिरी लेयर होती है, ठीक है, जिसके बाद प्रेडिक्शन ही होनी होती है। ऑल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स हैव एन आउटपुट लेयर। फीड फॉरवर्ड क्या है कि मतलब आपने इनपुट दी है और एट द एंड आपने आउटपुट लेनी है, तो उसमें आउटपुट लेयर ज़रूर है। मोस्ट वाइडली यूज एक्टिवेशन फंक्शंस फॉर आउटपुट लेयर्स आर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड फंक्शन, एंड देन सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। आउटपुट लेयर के अंदर आते हैं। लीनियर तब आएगा जब आप रिग्रेशन करेंगे, अगर क्लासीफाई करना है तो लॉजिस्टिक और सॉफ्ट मैक्स आएगा। इसको फर्दर डिफाइन कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, आवाम की भरपूर फरमाइश पे। द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी और नॉन एक्टिवेशन। दिस इज बिकॉज द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन डज नॉट चेंज विद द वेटेड सम ऑफ द इनपुट इन एनी वे। मतलब क्या है कि इसने वही कुछ देना जो इनपुट में था विद अ सिंपल फंक्शन, और प्रोपोर्शनल होता है जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। लेकिन इसका यूज़ है कहाँ पे। एक्टिवेशन फंक्शन आप कब चूज़ करते हैं, जब आपके वेरिएबल जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनकी टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप दो किस्म के वेरिएबल होते हैं आपके, एक तो होते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो आपने प्रिडिक्ट करना है। मतलब ये कि आप तस्वीरें दे के
ये पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, 5-6 क्लासेस बता दें, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अगर आप एक नंबर पूछ रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें ले लो और किसी की एज बताओ, देन इट विल बी अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो होता क्या है कि डिफरेंट पैरामीटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के बाद वो कहता है कि इसकी एज इतनी है, मतलब हाइट इतनी हो, कोई कर्ल ना हो स्क्रीन जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर, तो उसके बेस पे अगर कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको एज बताए, दैट इज़ एक्चुअली अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो बताया कि बिल्ली, कुत्ते, भेड़, बकरी किसी की तस्वीर है, उसको क्लासीफाई करना है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो इन दोनों चीज़ों की बेस पे आप चूज़ करते हैं अपना मॉडल। कैसे? इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, यू शुड यूज़ अ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिग्रेशन, जिसमें वन नोड होता है और लीनियर एक्टिवेशन होती है। इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जो दूसरी कैटेगरी है, देन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स एंड ईच में यूज़ अ डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे तो हमारा काम हो गया कि लीनियर एक्वेशन या लीनियर एक्टिवेशन हमने यूज़ करना फॉर रिग्रेशन, बट क्लासिफिकेशन के लिए हमने 3 कैटेगरीज में जाना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रेडिक्टिंग ए प्रोबेबिलिटी इन क्लासिफिकेशन इज नॉट ए रिग्रेशन प्रॉब्लम, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन। क्यों? किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताना कि ये कितने % चांसेस हैं इसके होने के, अक्रेंस के, तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन ऑल अदर क्लासिफिकेशन योर मॉडल विल प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास मेंबरशिप। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी दैट एन एग्जाम्पल बिलोंग्स टू ईच क्लास, मतलब ये तस्वीर बिल्ली की ही है, 60% चांसेस हैं। दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू क्रिस्प क्लास लेबल बाय राउंडिंग, जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है वो उसे राउंड ऑफ कर लेता है, या आर्गमैक्स, यानी कि सॉफ्ट मैक्स फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं। आर्गूमेंट, मैक्सिमम आर्गूमेंट किस चीज़ का है, मतलब 0 से 1 प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी है और राउंडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है। ठीक है, सिंपली। तो ये 2 फंक्शन यूज़ होते हैं जो हमने पहले देखे हैं। अब अगर आपने करनी है 2 क्लासेस के अंदर डिवीजन, बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपकी आउटपुट लेयर का एक नोड होगा एंड सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर आपने करनी है मोर देन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस, यानी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, देन यू विल यूज आउटपुट लेयर विल हैव 1 नोड पर क्लास। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक नोड होगा क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ये कहेगा या है या नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हर क्लास का एक नोड होगा, बिल्ली का अलहदा, कुत्ते का अलहदा, भेड़ का अलहदा, बकरी का अलहदा नोड होगा, 4 नोड होंगे। एंड देन यू विल यूज सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था, जिसमें हमने कहा था कि ये तस्वीर जो है ये कुत्ते की है, तो वो 4 जगहों पे हमने सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज किया था। अगर बाइनरी होता तो हम सिग्मॉइड यूज करते। If there are 2 or more mutually inclusive classes, multi-label classification, then your output layer will have 1 node for each class and a sigmoid activation function is used. इसको बोलते हैं multi-label classification. Multi-label क्या है कि if there are 2 or more mutually inclusive classes, यहाँ पे mutually exclusive classes हैं। ठीक है, mutually inclusive and mutually exclusive क्या होती हैं? That is your assignment. Please have a look on the Google and let me know in the comment section. ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो ये हमारे पास जनाबे वाला बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड, मल्टी क्लास के लिए सॉफ्ट मैक्स एंड सिग्मॉइड फॉर मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। अब आपकी प्रॉब्लम टाइप अगर रिग्रेशन है, सिंपली जाएं जी लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ। अगर आपकी क्लासिफिकेशन है तो उसके अंदर बाइनरी है तो सिग्मॉइड, मल्टी है तो सॉफ्ट मैक्स, मल्टी लेबल है तो सिग्मॉइड। अगेन ये सिंपल था एक्टिवेशन फंक्शन फॉर आउटपुट लेयर्स के लिए। अब इनपुट लेयर्स का दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी। तो इसमें रैल्यू 10H सिग्मॉइड 3 किस्म के फंक्शन है। यहाँ पे लीनियर, सिग्मॉइड, सॉफ्ट मैक्स, ये 3 किस्म के यहाँ पे हैं। तो इनपुट में ये फंक्शन है, आउटपुट में ये फंक्शन है। तो अभी आपकी असाइनमेंट तो बनती है ना, एंड लिस्ट ऑल एक्टिवेशन फंक्शंस इन द कमेंट्स। जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन आपको पता है वो सारे लिखें। Write down the mathematical formula, advantages and disadvantages of each activation function and send it to me via Telegram. आपको पता है, अगर आपको नहीं पता कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर ले। अब कोडिंग ऑन पाइथन इन सभी एक्टिवेशन फंक्शन की ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और होपफुली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होंगी। आज का हमारा लेक्चर जो है बड़ा एक्सटेंसिव लेक्चर था
और इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा, मैं आपको एक दफ़ा सारा कुछ समराइज़ कर देता हूँ, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। मीनवाइल अगर आप समराइज़ करना चाहें तो टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड डू इट इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखें जी, हमने देखा कि व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शन, उनको डिफाइन किया, इधर उधर से कान पकड़ के उनको बैठाया, यहाँ पे ये देखो जी ये एक्टिवेशन फंक्शन है। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन सी है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। उसके बाद हमने क्या देखा, मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा हाउ टू चूज एन एक्टिवेशन फंक्शन फॉर आवर एनालिसिस, जिसमें इनपुट लेयर, हिडन लेयर के अलग थे और आउटपुट के अलग थे। देन हमने कोडिंग जो है वो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में रख ली है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो ये सब था जी एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में। अब आपने क्या करना है, जो जो असाइनमेंट इसके अंदर बताई गई हैं वो आपने मुझे सेंड करनी है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ कहा गया है टाइम स्टैम्प के साथ आपने एक्टिवेशन फंक्शंस की जो जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी वो कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है, आइदर टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर बतानी है। और इसी एक प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस कितने आसान हैं और न्यूरल नेटवर्क कितना इसके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह निगहबान।